तो नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द सूत्रधार पर। द सूत्रधार पर आप सुन रहे हैं गबन उपन्यास, और गबन उपन्यास के अंतिम पड़ाव में अब हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उपन्यास का 27वां भाग, और इसके बाद केवल 2 ही भाग बचे हुए हैं। तो संक्षेप में आपको बतला दें कि पिछले भाग में हम लोगों ने यह सुना कि रमा के गवाही से न पलटने के कारण, यानी सच स्वीकार न करने के कारण जालपा बहुत ही क्रोधित है। रमा सोचता है कि भाई सोने के कंगन लेके जाएंगे, जवाहरात लेके जाएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे तो शायद लोग इम्प्रेस हो जाएं और उसकी जो भूल है उसको क्षमा कर दें, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब आगे सुनते हैं। रमा आधी रात गए सोया तो 9 बजे सुबह तक नींद न खुली। वह स्वप्न देख रहा था, दिनेश को फांसी हो रही है। सहसा एक स्त्री तलवार लिए हुए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी की रस्सी काट दी गई। चारों ओर हलचल मच गई। वह औरत थी जालपा। जालपा को लोग घेर कर पकड़ना चाहते थे, पर वह पकड़ में ना आती थी। कोई उसके सामने जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब उसने एक छलांग मारकर रमा के ऊपर तलवार चलाई। रमा घबरा कर उठ बैठा तो दरोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े थे, और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे सिगार पी रहे थे। दरोगा ने कहा, आज तो आप खूब सोए बाबू साहब, कल कब लौटे थे? रमा ने एक कुर्सी पर बैठकर कहा, जरा देर बाद लौट आया था। इस मुकदमे की अपील तो हाई कोर्ट में होगी ना? इंस्पेक्टर, अपील क्या होगी, ज़ाब्ते की पाबंदी होगी। आपने मुकदमा को इतना मजबूत कर दिया है कि अब वह किसी के हिलाए नहीं हिल सकता। हलफ से कहता हूँ, आपने कमाल कर दिया। अब आप उधर से बेफिक्र हो जाइए। हाँ, अभी जब तक फैसला न हो जाए यह मुनासिब होगा कि आपकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए, इसलिए फिर से पहरे का इंतजाम कर दिया गया है। इधर हाई कोर्ट से फैसला हुआ, उधर आपको जगह मिली। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंक कर कहा, यह डीओ कमिश्नर साहब ने आपको दिया है, जिससे आपको किसी तरह का शक ना हो। देखिए, यूपी के होम सेक्रेटरी के नाम है। आप वहाँ यह डीओ दिखाएंगे, वह आपको कोई बहुत अच्छी जगह दे देगा। इंस्पेक्टर, कमिश्नर साहब आपसे बहुत खुश हैं, हलफ से कहता हूँ। डिप्टी, बहुत खुश है। वो यूपी के होम सेक्रेटरी को डायरेक्ट चिट्ठी लिखेंगे। तुम्हारा तो भाग्य खुल गया। यह कहते हुए उसने डीओ रमा की तरफ बढ़ा दिया। रमा ने लिफाफा खोल कर देखा और एकाएक उसको फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। तीनों आदमी विस्मय से उसका मुंह ताकने लगे। दारोगा ने कहा, रात बहुत पी लिए थे क्या? आपके हक में अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, कमिश्नर साहब को मालूम हो जाएगा तो बहुत नाराज होंगे। डिप्टी, इसका कुछ मतलब हमारे समझ में नहीं आया, इसका क्या मतलब है? रामानाथ, इसका यह मतलब है कि मुझे इस डीओ की जरूरत नहीं है, और ना मैं नौकरी करना चाहता हूँ। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊंगा। डिप्टी, जब तक हाईकोर्ट का फैसला न हो जाए तब तक आप कहीं नहीं जा सकता। रामानाथ, क्यों? डिप्टी, कमिश्नर साहब का हुक्म है, और क्यों? रमानाथ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। इंस्पेक्टर, बाबू रमानाथ, आप क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था वह तो हो गया। 10-5 दिन में हाई कोर्ट से फैसले की तस्दीक हो जाएगी। आपकी बेहतरी इसी में है कि जो सिला मिल रहा है उसे खुशी से लीजिए और आराम से जिंदगी के दिन बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप भी किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच ही जाएंगे। इससे क्या फायदा कि अफसरों को नाराज कीजिए और कैद की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूँ, अफसरों की जरा सी निगाह बदल जाए तो आपका कहीं पता न लगे। हलफ से कहता हूँ, एक इशारे में आपको 10 साल की सजा हो जाए। आप हैं किस ख्याल में? हम आपके साथ शरारत नहीं करना चाहते। हाँ, अगर आप हमें सख्ती करने पर मजबूर करेंगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। जेल को आसान न समझिएगा। खुदा दोजख में ले जाए पर जेल की सजा ना दे। मार धाड़ गाली गुतरी वह तो वहां की मामूली सजा है। चक्की में जोत दिया तो मौत आ गई। हलफ से कहता हूँ, दोजख से बदतर है जेल। दरोगा, यह बेचारे अपनी बेगम साहब से मजबूर हैं। वह शायद इनके जान की गाहक हो रही हैं, उनसे इनकी कोर दबती है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कल तो वह हार दिया था ना, फिर भी राजी नहीं हुई। रमा ने कोट की जेब से हार निकालकर मेज पर रख दिया और बोला, वह हार यह रखा हुआ है। इंस्पेक्टर, अच्छा, इसे उन्होंने कबूल नहीं किया? डिप्टी, कोई प्राउड लेडी है। इंस्पेक्टर, कुछ उनकी भी मिजाज पुरसी करने की जरूरत होगी। दरोगा, यह तो बाबू साहब के रंग ढंग और सलीके पर मुनहसर है। अगर आप खामखा हमें मजबूर ना करेंगे तो हम आपके पीछे ना पड़ेंगे। डिप्टी, उस खटिक से भी मुचलका ले लेना चाहिए। रमानाथ के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई, पहले से कहीं जटिल कहीं भीषण। संभव था वह अपने को कर्तव्य की वेदी पर बलिदान कर देता, 2-4 साल की सजा के लिए अपने को तैयार कर लेता। शायद इस समय उसने अपने आत्मसमर्पण का निश्चय कर ही लिया था, पर अपने साथ जालपा को भी संकट में डालने का साहस वह किसी तरह न कर सकता था। वह पुलिस के शिकंजे में कुछ इस तरह दब गया था कि अब उसे बेदाग निकल जाने का कोई मार्ग दिखाई न देता था। उसने देखा कि इस लड़ाई में मैं पेश नहीं पा सकता। पुलिस सर्वशक्तिमान है,
वह मुझे जिस तरह चाहे दबा सकती है। उसके मिजाज की तेजी गायब हो गई। विवश होकर बोला, आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर आंखें मारी, मानो कह रहे हो आ गया पंजे में, और बोले, बस इतना ही कि आप हमारे मेहमान बने रहें और मुकदमे के हाई कोर्ट में तय हो जाने के बाद यहाँ से रुखसत हो जाएं, क्योंकि उसके बाद हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार ना होंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो वह दे दी जाएगी, लेकिन उसे लेना या न लेने का अख्तियार आपको है। अगर आप होशियार हैं तो उसे लेकर फायदा उठाएंगे, नहीं इधर उधर के धक्के खाएंगे। आपके ऊपर गुनाह बेलज्जत की मसल सादिक आएगी। इसके सिवा हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, बाहलब से कहता हूँ। हाँ, हर एक चीज जिसकी आपको ख्वाहिश हो यहाँ हाजिर कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मुकदमा खत्म हो जाए आप आजाद नहीं हो सकते। रमानाथ ने दीनता के साथ पूछा, सैर करने तो जा सकूंगा या वह भी नहीं? इंस्पेक्टर ने सूत्र रूप से कहा, जी नहीं। दरोगा ने उस सूत्र की व्याख्या की, आपको वह आज़ादी दी गई थी, पर आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया। जब तक इसका इत्मीनान न हो जाए कि आप उसका जायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, आप उस हक से महरूम रहेंगे। दरोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मानो इस व्याख्या की दाद देनी चाहिए जो उन्हें सहर्ष मिल गई। तीनों अफसर रुखसत हो गए और रमा एक सिगार जलाकर इस विकट परिस्थिति पर विचार करने लगा। 1 महीना और निकल गया। मुकदमे के हाई कोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गई। रमा के स्वभाव में फिर वही पहले की सी भीरुता और खुशामद आ गई है। अफसरों के इशारे पर नाचता है। शराब की मात्रा पहले से बढ़ गई है। विलासिता ने मानो पंजे में दबा लिया है। कभी कभी उसके कमरे में एक वेश्या जोहरा भी आ जाया करती है, जिसका गाना वह बड़े शौक से सुनता है। एक दिन उसने बड़ी हसरत के साथ जोहरा से कहा, मैं डरता हूं कहीं तुमसे प्रेम न हो जाए। उसका नतीजा इसके सिवा और क्या होगा कि रो रो कर जिंदगी काटूं। तुमसे वफा की उम्मीद और क्या हो सकती है? जोहरा दिल में खुश होकर अपनी बड़ी बड़ी रत्नारी आंखों से उसकी ओर ताकती हुई बोली, हाँ साहब, हम वफा क्या जाने, आखिर वैश्या ही तो ठहरी। बेवफा वैश्या भी कहीं वफादार हो सकती है? रमा ने आपत्ति करके पूछा, क्या इसमें कोई शक है? जोहरा, नहीं, जरा भी नहीं। आप लोग हमारे पास मोहब्बत से लबालब भरे दिल लेकर आते हैं, पर हम उनकी जरा भी कद्र नहीं करती। यही बात है ना? बेशक। माफ कीजिएगा, आप मर्दों की तरफदारी कर रहे हैं। हक यह है कि वहां आप लोग दिल बहलाव के लिए जाते हैं, महज गम गलत करने के लिए, महज आनंद उठाने के लिए। जब आपको वफा की तलाश ही नहीं होती तो वह मिले क्यों कर? लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि हम में जितनी बेचारियां मर्दों की बेवफाई से निराश होकर अपना आराम चैन खो बैठती हैं, उनका पता अगर दुनिया को चले तो आंखें खुल जाएं। यह हमारी भूल है कि तमाशबीनों से वफा चाहते हैं, चील के घोंसलों में मांस ढूंढते हैं। पर प्यासा आदमी अंधे कुएं की तरफ दौड़े तो मेरे ख्याल में उसका कोई कसूर नहीं। उस दिन रात को चलते वक्त जोहरा ने दरोगा को खुशखबरी दी, आज तो हजरत खूब मजे में आए। खुदा ने चाहा तो 2-4 दिन के बाद बीवी का नाम भी ना ले। दारोगा ने खुश होकर कहा, इसलिए तो तुम्हें बुलाया था। मजा तो जब है कि बीवी यहाँ से चली जाए, फिर हमें कोई गम न रहेगा। मालूम होता है स्वराज वालों ने उस औरत को मिला लिया है। यह सब एक ही शैतान है। जोहरा की आमदोरफ्त बढ़ने लगी, यहाँ तक कि रमा खुद अपने चकमे में आ गया। उसने जोहरा से प्रेम जताकर अफसरों की नज़र में अपनी साख जमानी चाहिए थी, पर जैसे बच्चे खेल खेल में रो पड़ते हैं, वैसे ही उसका प्रेमाभिनय भी प्रेमोन्माद बन बैठा। जोहरा उसे अब वफा और मोहब्बत की देवी मालूम होती थी। वह जालपा किसी सुंदरी न सही, बातों में उससे कहीं चतुर, हाव भाव में कहीं कुशल, सम्मोहन कला में कहीं पटु थी। रमा के हृदय में नए नए मंसूबे पैदा होने लगे। एक दिन उसने जोहरा से कहा, जोहरा, जुदाई का समय आ रहा है। 2-4 दिन में मुझे यहाँ से चले जाना पड़ेगा। फिर तुम्हें क्यों मेरी याद आने लगी? जोहरा ने कहा, मैं तुम्हें ना जाने दूंगी। यहीं कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना, फिर हम तुम आराम से रहेंगे। रमा ने अनुरक्त होकर कहा, दिल से कहती हो जोहरा? देखो, तुम्हें मेरे सिर की कसम दगा मत देना। जोहरा, अगर यह खौफ हो तो निकाह पढ़ा लो, निकाह के नाम से चिढ़ हो तो ब्याह कर लो, पंडित को बुलाओ। अब इसके सिवा मैं अपनी मोहब्बत का क्या और सबूत दूं? रमा निष्कपट प्रेम का यह परिचय पाकर विह्वल हो उठा। जोहरा के मुंह से निकलकर इन शब्दों की सम्मोहक शक्ति कितनी बढ़ गई थी। यह कामिनी, जिस पर बड़े बड़े रईस फिदा हैं, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है। जिस खान में औरों को बालू मिला करता है, उसमें जिसे सोने की डले मिल जाए, क्या वह परम भाग्यशाली नहीं है? रमा के मन में कई दिनों तक संग्राम होता रहा। जालपा के साथ उसका जीवन कितना नीरस, कितना कठिन हो जाएगा। वह पग पग पर अपना धर्म और सत्य लेकर खड़ी हो जाएगी और उसका जीवन एक दीर्घ तपस्या, एक अस्थायी साधना बनकर रह जाएगा। सात्विक जीवन कभी उसका आदर्श नहीं रहा। साधारण मनुष्यों की भांति वह भी भोग विलास करना चाहता था।
जालपा की ओर से हटकर उसका विलासक्त मन प्रबल वेग से जोहरा की ओर खींचा। उसको व्रतधारिणी वैश्याओं के उदाहरण याद आने लगे। उसके साथ ही चंचल वृत्ति की गृहिणियों की मिसालें भी आ पहुंची। उसने निश्चय किया, यह सब ढकोसला है। न कोई जन्म से निर्दोष है, न कोई दोषी। यह सब परिस्थिति पर निर्भर है। जोहरा रोज आती और बंधन में एक गांठ और देकर जाती। ऐसी स्थिति में संयमी युवक का आसन भी डोल जाता। रमा तो विलासी था। अब तक वह केवल इसलिए इधर उधर न भटक सका था कि ज्यों ही उसके पंख निकले, जालिये ने उसे अपने पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ दिन पिंजरे से बाहर रहकर भी उसे उड़ने का साहस न हुआ। अब उसके सामने एक नवीन दृश्य था। वह छोटा सा कुल्हियों वाला पिंजरा नहीं, बल्कि एक गुलाबों से लहराता हुआ बाग, जहाँ की कैद में स्वाधीनता का आनंद था। वह इस बाग में क्यों न क्रीड़ा का आनंद उठाए।